हमेशा से सीएसके के फैन होने के कारण सीएसके जब भी हारती है तो हमको दुख तो होता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहले जो अभी लास्ट टाइम इनका लखनऊ का और सीएसके का मैच हुआ था जो सीएसके हारी थी, उसके बाद का वीडियो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उसमें यही कहा था कि देखिए अब हमको सीएसके के हारने की आदत डाल लेनी चाहिए, जितने भी सीएसके के फैंस हैं। हालांकि ये कहने पे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग गया, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए और ये बिल्कुल बेकार की बात है, ऐसा वैसा। तो अभी देखिए हम लोगों ने देख लिया। हालांकि ये आज के मैच में जो सीएसके हारी है इसमें गलतियां तो हैं और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि ड्यू बहुत ही ज्यादा थी आज के मैच में। लेकिन देखिए ये सब चीजें तो होती हैं और फिर भी हम ये कहें कि क्रिकेट की क्वालिटी जो थी सीएसके की तरफ से वो वैसी नहीं थी। मैं तो ये कहूंगा कि इस पूरे ही टूर्नामेंट में अभी तक वो नहीं रही है, सिवाय एक मुंबई के मैच के अगेंस्ट। बाकी में ये सीएसके की क्वालिटी वो नहीं रही है जो हमेशा से रहती आई है। तो वो जो सीएसके का जो स्टैंप रहता है ना इनके क्रिकेट के गेम के ऊपर, वो हमको नजर नहीं आया और इसी वजह से मुझे लग रहा था कि ये सीएसके अब थोड़ा डिक्लाइन के ऊपर है और जब अगले साल से अगर धोनी नहीं होगा तो वैसे भी इन लोगों के साथ अब बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सुन के बहुत से लोगों को बुरा लगा और वो बहस भी करने लगे। लेकिन देखिए बहस वहस करने से फायदा नहीं है, अब आपकी आंखों के सामने है ना। आज देखिए मतलब एक तो सीएसके ने इस बार इनकी टीम काफी कमजोर लग रही है मुझे। हालांकि ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूं, वैसे ऑन पेपर तो कमजोर नहीं है, लेकिन ये जो दोनों न्यूजीलैंड वाले जो प्लेयर्स हैं इनसे जो काफी उम्मीदें थी, ये लोग बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए। पहले दो मैचेस के अलावा रचिन रविंद्रा कुछ भी नहीं कर पाया और डेरिल मिचेल ने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। तो ये जबकि मुझे भरोसा है कि वो अच्छा प्लेयर है और हमने देखा है उसको खेलते हुए, मतलब वर्ल्ड कप आपकी अभी तो आपकी आंखों के सामने उसने परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में। लेकिन ये यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। अब आज के मैच में भी देखा जाए तो मतलब क्या बैटिंग की है उसने, 11 बॉल में 10 रन बनाए। इसके पहले भी किसी भी मैच में उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि इन लोगों ने एक तो इनके पास बॉलिंग तो देखिए कमजोर है। अब घिसा पेटा वही दीपक चाहर लेके चले आते हैं ये, और दीपक चाहर मैं तो पहले भी आपको मैं कह चुका हूं कि दीपक चाहर के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। दीपक चाहर को जब तक कंडीशंस नहीं मिलती है तब तक वो कुछ कर नहीं पाता है। आज के मैच में भी जो उसने विकेट लिया है क्विंटन डीकॉक का, वो ये समझ लीजिए कि किस्मत से ही उसको विकेट मिल गया। अब वो प्लेड ऑन हो गया अंडर एज लग के डीकॉक। अदरवाइज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो राहुल और डीकॉक ही इनको मतलब 100 रन के ऊपर की तो पार्टनरशिप दे ही देंगे ये, जैसी पिछले मैच में दी थी। तो क्योंकि इनकी बॉलिंग में बिल्कुल भी दम नहीं है। अब आज देखिए तुषार देशपांडे बॉलिंग कर करके भी इसको अकल नहीं आई। शार्दुल ठाकुर तो वही, शार्दुल ठाकुर भी वही पटेलों की लिस्ट में है। मतलब वो जिसको हम वो लिस्ट नहीं कहते हैं, वो उमेश यादव और लॉकी फर्गुसन और अपना मिचेल स्टार्क और ये क्या नाम है इसका मुकेश कुमार, उसमें ये शार्दुल ठाकुर का भी नाम है। ये भी जब आता है तो इसकी पिटाई तो हमको अंदाजा रहता है कि छक्का चौका तो पड़ना ही है, लेकिन धोखे धड़ाके से विकेट मिल जाते हैं। अच्छा रही सही तो आज ड्यू इतनी ज्यादा आ गई थी कि फिर इन लोगों से बॉलिंग हो नहीं पा रही थी। नहीं तो जब ड्यू नहीं होती है तब शार्दुल ठाकुर थोड़ा बहुत कुछ वैसे भी कर लेता है, लेकिन इसकी लेंथ तो बिल्कुल ये T20 में भी वही टेस्ट मैच वाली लेंथ डालता है। अब ये जो लेंथ डालता है वो वाकई पक्की वो टेस्ट मैच वाली लेंथ है। अब वो भी टेस्ट मैच में आप इंडिया में नहीं डाल सकते, आप इंग्लैंड में डालो, ऑस्ट्रेलिया में डालो तो आपको फिर भी कुछ फायदा हो सकता है। तो इसी वजह से ये इन लोगों की बॉलिंग की काफी वीकनेस एक्सपोज हुई। और बैटिंग का तो देखिए पिछले मैच में भी मैंने ये कहा था कि ये लोग हद से ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से खेल रहे हैं। पिछले मैच में ही क्या, शुरू से ही मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत ट्रेडिशनल तरीके से खेल रहे हैं। आज दुनिया कहाँ पहुंच गई है और आप लोग वही, चेन्नई सुपर किंग्स का हमेशा वही होता है 6 ओवर में 48 रन। अब 6 ओवर में 48 रन पे कभी 0 विकेट होते हैं, कभी 1 विकेट होता है। अब आज 2 विकेट हो गए थे। तो फिर अब रहाणे तो मतलब अब मुझे नहीं लगता कि रहाणे से हो पाएगा। और बदकिस्मती से डेवॉन कॉनवे इनका अनफिट ही चल रहा है अभी तक कुछ नहीं हो पाया। वो कुछ कर लेता था तो अब उससे नहीं हो रहा है काम। अब इसकी वजह से इनको मतलब
मजबूरी में रहाणे से ओपन करवाना पड़ रहा है, और उसके बाद रहाणे का तो आपको पता ही है कि अभी तक किसी भी मैच में वो चल ही नहीं पाया है। तो बाकी उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का भी खेलने का स्टाइल वही है, तो मतलब शुरू में तो वो टाइम लेते ही हैं। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, टेम्पलेट अब बिल्कुल चेंज हो गया है। बाकी टीमें तो 6 ओवर में जहां 100 रन बनाती हैं, अब यहाँ अगर आप 48 रन बनाओगे तो देखिए, कहने को कोई ये कह सकता है कि नहीं, शुरू में भले स्लो खेले लेकिन बाद में तो 210 रन का स्कोर कर दिया ना। तो देखिए, इसके पीछे आर्गुमेंट मेरा ये है कि आपने देखिए बाद में जो रन बना दिए तो बना दिए, लेकिन शुरू की जो बॉल मिस हुई है वो तो मिस हुई ना, आप उनके ऊपर भी तो रन बना सकते थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि हमने बाद में तो रिकवर कर लिया, बाद में रिकवर नहीं किया। T20 के मैच में आपने बाद में जिन बॉल्स पे रन बनाए उन पे तो उतने बनने ही थे, लेकिन शुरू में जो आपने कम बनाए हैं उनका डिफरेंस हो गया है। तो अब यहाँ पे SRH और बाकी टीमें क्या कर रही हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये तो शुरू से ही मारना शुरू कर देते हैं। तो आई एम श्योर कि आज के भी मैच में अगर SRH बैटिंग कर रही होती तो ये लोग पक्का 250 के ऊपर रन बनाते, क्योंकि ये शुरू की बॉल्स को मिस नहीं करते हैं। और यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां CSK के बैट्समैन की वो अप्रोच ही नहीं है। अब जब आपकी अप्रोच नहीं है तो फिर T20 अगर आप खेलने आए हो तो आपको अप्रोच तो चेंज करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पिछले मैचेस में भी कहा था कि इनके पास विस्फोटक बल्लेबाज जो है वो शिवम दुबे के अलावा कोई है नहीं। फिर उसके बाद अब आज पोस्ट मैच में भी ऋतुराज गायकवाड़ से पूछा गया जब कि भैया आपने शिवम दुबे को 12वें ओवर में क्यों बैटिंग करने के लिए भेजा, तो ऋतुराज का कहना ये था कि नहीं, वो तो हमारा तो टेम्पलेट ये है कि अगर पावर प्ले में 2 विकेट गिर जाएंगे तो फिर जडेजा आएगा बैटिंग करने। अब जडेजा भी आएगा भैया बैटिंग करने, तो आप तो यहाँ पे इम्पैक्ट सबका जो है वो एडवांटेज तो बिल्कुल ही मिस कर रहे हो ना। बाकी टीमें जो हैं उनके विकेट गिरते भी हैं तो वो पावर प्ले का फायदा उठाते हैं बिल्कुल। और देखिए, जब इम्पैक्ट सब आपके पास बेनिफिट है तो फिर आपके पास तो 7-8 बल्लेबाज हो जाते हैं ना। अब 20 ओवर खेलने के लिए 7-8 बल्लेबाज बहुत हैं। और मतलब आप उसके बाद जडेजा ने किस तरह से बैटिंग की है, जडेजा ने आज 19 बॉल में 16 रन बनाए। तो ऐसा थोड़ी था कि आपको कोई वहां ये ऑल आउट होने का डर था। फाइनली आप लोगों ने 210 रन बनाए हैं 4 विकेट के ऊपर, तो आपको क्या ये डर लग रहा था क्या कि आप ऑल आउट हो जाओगे? लेकिन हाँ, यहां मैं ये मानता हूं कि जडेजा की अब पिछले कुछ सालों से वो कैपेबिलिटी नहीं रही है कि जो आप मतलब चौके छक्के मारने की, खासतौर पे वाइड बॉल क्रिकेट में। वो टेस्ट मैच में तो ठीक है, जो है सो है, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट में जडेजा को मैंने ऐसे खेलते हुए नहीं देखा है, पिछले कई सालों से नहीं देखा है। लास्ट तो मुझे उसकी बस वो एक वही पारी याद आती है जो उसने वो हर्षल पटेल को 37 रन मारे थे लास्ट ओवर में। उसके अलावा तो मुझे याद नहीं है कि जडेजा ने कभी ऐसी कोई मार पीट के कोई पारी खेल दी हो। तो ये इस तरह से अगर आप खेलोगे मतलब वनडे मैच की तरह, तो फिर तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। अगेन मैं ये कहूंगा कि कोई भी इसमें ये कंफ्यूज ना करे कि बाद में तो CSK ने 210 बना दिए थे। बाद में नहीं बना दिए भाई, आपने अगर शुरू के 10 ओवर में 85 रन बनाए थे तो यहां पे ही आप स्लो हो गए ना। बाकी टीमें तो 10 ओवर में फिर 100 के ऊपर की ट्राई कर रही है ना, कम से कम 112 115 रन की ट्राई करती हैं वो 10 ओवर में। अब आप 10 ओवर में 85 रन बनाते हो। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी ऐसा ही स्कोर बनाया, जब ये चेस करने आए तो इन्होंने भी 83 फॉर 2 ही था इनका स्कोर, लेकिन इनके साथ एडवांटेज ये था कि इनको तो टारगेट मालूम था ना। तो अब ऐसे में तो अगर जब आपको पता है कि ड्यू गिरने वाली है और आपकी पहले बैटिंग आ गई है तो आपको वो तो एडवांटेज लेना पड़ेगा ना। वो मतलब एडवांटेज नहीं, मेरा मतलब है कि आपको फिर वो लीवरेज लेना पड़ेगा कि भैया कुछ एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे आपको, 20 रन, क्योंकि बाद में तो ड्यू आने वाली है। हालांकि इन लोगों ने बाद में खींचने खांचने की कोशिश की थी, लेकिन वो मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन बहुत भारी पड़ गए इनके ऊपर। वो मार्कस स्टोइनिस ने आज बहुत ही बढ़िया पारी खेली और उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ खैर ड्यू के आने की वजह से, क्योंकि बॉल में फिर मूवमेंट था नहीं। स्पिनर्स तो बिल्कुल इनकी बॉलिंग कर ही नहीं पाए, ना तो जडेजा बॉलिंग कर पाया ना मोइन अली बॉलिंग कर पाया। तो अब फिर इनको तो वो शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे इनके पल्ले पड़ गए। इनके पास कुल मिला के 2 ही अच्छे बॉलर थे, एक तो मुस्तफिजुर और दूसरा ये पतिराना। उसमें से मुस्तफिजुर पिछले मैच से ही वो थोड़ा डल नजर आ रहा है मुझे।
जैसा कि मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि मुस्तफिजुर के भैया अगर तुम्हारे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बुला लिया है तो चले ही जाओ फिर। अब वो आज भी कह रहे थे, रवि शास्त्री कह रहा था कि वो 1 मई को जाएगा। अब 1 मई को जाएगा या 1 मई तक कोई मैच खेल के जाएगा, जो भी है। तो वो रवि शास्त्री ये कह रहा था, ये हर्षा भोगले ये कह रहा था कि भाई बांग्लादेश का डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, मुस्तफिजुर को वहां खेलने से क्या फायदा हो रहा है, उसको इधर बुलाओ, ये करो वो करो। तो ये मतलब इन लोगों का कहना ये था कि अरे यार, आईपीएल में सबसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो तुम वहां क्यों जा रहे हो बांग्लादेश में। लेकिन ठीक है, हमें क्या लेना देना है, वो जाओ बुलाओ, जो कुछ करना है करो आप। और बांग्लादेशियों में तो ये देखिए, ये बांग्लादेशी ये भी कभी कभी ना बिल्कुल बचकानी बातें करते हैं। हालांकि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं एक बार जा चुका हूं बांग्लादेश, तो बड़ी आओ भगत करते हैं ये लोग, सब कुछ है। लेकिन इनकी ये जो इस तरीके की अजीब सी बातें हैं ना, वो कुछ जिसको कहते हैं ना कंपटीशन टाइप का करने की इंडिया के साथ, तो वो चीज थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, अब जो भी है उनका खिलाड़ी है, वो बुला रहे हैं तो जाओ, चले जाओ, हम क्या कर सकते हैं। तो अब उसके बाद जब 210 रन बना दिए, उसके बाद फिर क्या हो सकता था आखिरी में। मतलब शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी कुछ मारपीट करके खेलने की कोशिश की, लेकिन बात वही है कि शुरू की जो बॉल्स आपने मिस कर दी हैं वो रिकवर नहीं हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने रिकवर कर लिया। अब उसके बाद जब ये बैटिंग इनकी शुरू हुई, तो बैटिंग में तो डीकॉक तो पहले ओवर में आउट हुआ, और उसके बाद जो स्टॉइनिस आया, स्टॉइनिस ने तो बहुत ही गजब की पारी खेली आज। वो मतलब काफी कॉन्सेंट्रेट करके खेल रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर ये तो धीरे धीरे खींच के आज के लेते चले गए, और वो ऑलमोस्ट इनका 9-10 के रेट से बनाते चले गए। आखिरी में इन लोगों को चाहिए था कितना, देखिए, इन लोगों को आखिरी 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे, जबकि ये आपका निकलस पूरन और ये मार्कस स्टॉइनिस यहां तक खींच के ले आए थे इनको। तो आखिरी 24 बॉलों में 54 रन आजकल तो हमने देखा है कि बनते हैं। और फिर जब ड्यू भी आ रही है तो फिर तो क्या है, तो उसके बाद निकलस पूरन हालांकि आउट हो गया पतिराना की बॉल पे, लेकिन यहां पे वही मुस्तफिजुर ने बॉल की तो, लेकिन यहाँ पे दीपक चाहर ने अपना कमाल दिखा दिया। अब वो एक कितना वो टांग के नीचे से निकाला, एक तो वहां स्क्वायर लेग बाउंड्री पे निकाला था, और एक ये पतिराना की बॉल पे यहाँ बिल्कुल थर्ड मैन इसको बिल्कुल वो लगाया हुआ था, बिल्कुल फाइन इसी शॉट के लिए लगाया हुआ था, और वहां पे टांग के नीचे से निकाल दी। तो और ओवर आपने 2 ही किए आज। दीपक चाहर का तो देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि दीपक चाहर का मन कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है आजकल। ऐसा लगता है मुझे उसका बिजनेस वगैरह में ज्यादा मन है, प्रैक्टिस वगैरह है नहीं, पता नहीं फिटनेस का बहाना करता है या क्या करता है। तो अब मुझे लगता है कि चेन्नई को बहुत जल्दी बहुत सीरियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और बल्लेबाजी में भी इनको थोड़े विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए। इस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, ये इनको बहुत सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑक्शन में इनको होलसम चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी टीम में। तो ये अब सीएसके के लिए खतरे की घंटी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं। अब ये देखिए, सीएसके के हम भी फैन हैं, लेकिन किसी को बुरा लगे तो लगे, सच्चाई तो यही है। आज आपने देख लिया, इसके पहले वाले मैच में भी देख लिया था हमने कि सीएसके का क्या हाल हुआ, और वहां बिल्कुल असहाय जैसे आप देखते रहते हो मैच में कि क्या हो रहा है, सामने वाले जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये सीएसके का काम चलने वाला नहीं है। अब आखिरी में आपने 4 ओवर में 54 रन बनवाए ना, जबकि आपके पास मुस्तफिजुर और पतिराना के ओवर बाकी थे 4। एक ओवर जो उसमें से बचा था, तो वो अपने शार्दुल ठाकुर ने 20 रन पड़वा दी उसमें फिर उसके बाद तो क्या है, कुछ होना नहीं था, वो तो स्टॉइनिस काफी भारी पड़ गया। और रहा सा, दीपक हुडा ने भी बना दिए आज रन, वो जिसमें उसने कभी नहीं बनाए हैं उसने रन बना दिए। आखिरी 2 ओवर में इन लोगों को देखिए 32 रन चाहिए थे, लेकिन खैर वो तो कंडीशंस ऐसी थी कि वो बन सकते थे और उन्होंने बनाए भी। और तो खैर क्या हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, अब ये तो हो गया। अब टेबल को अगर हम देखें तो टेबल में अब ये हो गया है कि एलएसजी आ गई है अब चौथे नंबर पे, और सीएसके चली गई है 5वें नंबर पे। तो अब सीएसके को कमर कसनी पड़ेगी कि प्लेऑफ में आना है, तो अब कुछ दम लगानी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी
क्योंकि देखिए एक बार प्लेऑफ में आना जरूरी है। प्लेऑफ में अगर आप आ जाओ ना, तो फिर प्लेऑफ में जो नॉकआउट वाले मैचेस होते हैं ना, उसमें उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान रॉयल्स जो वो अभी 8 में से 7 मैच जीत के टॉप पे पहुंच गई है तो वो कोई फाइनल की विनर ही हो जाएगी। नॉकआउट का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है, और नॉकआउट में उस दिन कौन सी टीम अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करती है वो अलग बात होती है। इसलिए पहले तो प्ले ऑफ में आना जरूरी है, चाहे वो किसी भी नंबर पे आओ आप। प्रेफरेबली तो आप 1 और 2 पे आ जाओ तो अच्छा है, नहीं आ रहे हो तो किसी तरह चौथे नंबर पे तो आओ, उसके बाद फिर देखा जाएगा। प्ले ऑफ के दिन तो वो तो नर्वस हो जाते हैं लोग, इस वजह से भी अच्छी टीमें भी हार जाती है। बाकी ये है कि अब टेबल में और तो कुछ बचा नहीं, बाकी तो नीचे की सिचुएशन वैसी की वैसी है, और अपने आरसीबी 10वें नंबर पे। अब कल का जो मैच है वो है लखनऊ और जीटी के बीच में। अब ये देखिए, लखनऊ और जीटी के बीच में तो मैं ये कह रहा हूं कि सीधा सीधा ये 50-50 का मामला है। इसमें से कोई भी टीम मुझे स्ट्रांग नहीं लगती है दूसरी टीम से। और अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जीटी किस तरह से बैटिंग करते हैं। और बाकी ये है, मैकगर्क जो है ना, अब इसको कल आटे दाल का भाव पता चलेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि ये मैकगर्क जैसे अगर आता है ना पावर प्ले में बैटिंग करने, अगर इनका पहले विकेट जल्दी गिर जाता है और ये मैकगर्क आया पहले, तो फिर यहाँ सीधे राशिद खान और नूर अहमद को में से किसी को लगाना चाहिए इनको। फिर देखेंगे हम कि ये मैकगर्क क्या करता है। जैसा कि मैं पहले 2 मैचेस से कह रहा हूं कि मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि स्पिनर्स के सामने ये नहीं चल पाएगा। अब हालांकि कल दोनों टीमों में अच्छे स्पिनर्स हैं। दिल्ली के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल हैं, उधर उनके पास तो राशिद खान और नूर अहमद हैं ही। तो ये दोनों टीमों की तरफ से स्पिन का तो बड़ा जबरदस्त खेल होने वाला है। अब बात आती है कि बल्लेबाज क्या करते हैं। तो जिन बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी अच्छी कर ली तो वो लोग बाकी निकाल ले जाएंगे मैच। बाकी फास्ट बॉलर्स तो दोनों के ही एक जैसे ही है। हाँ, ईशांत शर्मा अगर आ गया तो दिल्ली की फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। हालांकि वो मुकेश कुमार उसको कंपनसेट करने के लिए बैठा है, पीछे खींचने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कल के मैच में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स भी भेजिए कि आपको क्या लगता है, चेन्नई ने कहाँ गलती की या एलएसजी ने क्या अच्छा किया, या कल के मैच में दिल्ली और जीटी में आपको कौन लगता है जीतेगा मैच। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, and I'm Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.